ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने OH, फिनॉल और अल्कोहल देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम लोग ने यहां तक देख लिया था लास्ट क्लास में कि जो आपका OH है, इस OH की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो क्या प्रॉब्लम आती है, और ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कैसे अफेक्ट करता है शेप ऑफ द पीक को। अगर ये फ्री रहता है, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसके पीक बहुत शार्प आती है। जबकि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है मीडियम के साथ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, या फिर आपके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो इसकी पीक ब्रॉड हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एकदम फ्री OH रहे किसी में, क्योंकि अगर OH है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही बनाएगा। अगर ऐसा होता है जैसा कि बहुत डाइल्यूट कंडीशन हो, इंट्रैक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स कम हो, उस कंडीशन में आपकी ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं तो जैसा कि आपने थर्ड स्पेक्ट्रा में देखा, सी वाला जो स्पेक्ट्रा है, कि पीक OH की बहुत ही शार्प आती है। हालांकि ये इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इस मीडियम इंटेंसिटी के साथ में भी जो पीक है वो शार्प होती है। ये बातें हम लोग कर रहे थे OH के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इंटरमॉलिक्यूलर थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ये देखते हुए कि अगर कोई अल्कोहल या OH ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो क्या होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एग्जांपल के तौर पे मिथाइल सैलिसाइलेट लिया है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल ने खुद ही अपने आप में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आप लोग एक बार बताएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा? श्याम भी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन किसी से बॉन्ड, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि FON से जब बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, या खुद इंट्रामॉलिक्यूलर भी जब बॉन्ड बनाता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो उसमें या फिर दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में वो एक बॉन्ड बनाता है जिसकी रेंज एक डेफिनेट रेंज में आती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशन में रेंज में आता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपके मैक्सिमम मोस्ट कंडीशन में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंडीशन होती है जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, और अगर प्रोटिक मॉलिक्यूल है तो उसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर होते हैं। मिथाइल सैलिसाइलेट में आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसको मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में लिंक करके एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका जो शिफ्टिंग है फ्रीक्वेंसी की, वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि आपकी, जैसे आपने देखा कि अगर आपका मॉलिक्यूल फ्री OH रखता है तो आपकी जो पीक है वो हाई वेवलेंथ की तरफ रहती है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग also causes the lower shift in the frequency range. That means कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी आएगी वो 3200 सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। ये जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये उस मॉलिक्यूल में होगी जो मॉलिक्यूल खुद आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रखे हो पास में, या फिर बहुत बड़े मॉलिक्यूल हो, उन बड़े मॉलिक्यूल की वजह से अपने आप में
जैसे पेप्टाइड्स होते हैं या डीएनए होता है, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स में उनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्पेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इंट्रामोलिकुलर, जिसकी वजह से शिफ्टिंग एनएमआर में भी होती है, साथ साथ में आईआर में भी शिफ्टिंग हो जाती है। ये जो शिफ्टिंग है आपकी, यहाँ पे आप देखिए फिनॉल्स के केस में 3350 पर सेंटीमीटर, मिथाइल सैलिसाइलेट के केस में आपका आ रहा है क्योंकि इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिग्निफिकेंटली डिल्यूशन से इफेक्ट नहीं होता है। इसका कारण कोई बता सकता है? इसका रीजन कोई बता सकता है? अभी अभी मैंने जब रिवाइज कर रही थी पिछली क्लास का, तो आप लोगों को बोला था कि डिल्यूशन के केस में बहुत डिल्यूट अगर होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है और आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें फ्री OH के पीक दिखती है। थैंक यू। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपका डिल्यूशन होता है तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे। इसका रीजन बताइए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, मैंने बोला यहाँ तो इंटरमोलिकुलर की बात ही नहीं है ना बेटा। मैंने बोला कि डिल्यूशन जब कर रहे हैं तो इंट्रामोलिकुलर की वजह से जो आईआर में शिफ्टिंग आ रही है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अभी अभी आपने देखा ना कि इंट्रामोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जैसे मिथाइल सैलिसाइलेट में होती है तो उसकी जो शिफ्ट होती है वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ चली जाती है, लेकिन अगर उसमें डिल्यूशन का इफेक्ट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैम क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल में ही हो जाता है, तो इसके लिए इसका डाइल्यूट हो या नहीं हो, इससे क्योंकि इसको बाहर के मॉलिक्यूल के साथ तो बॉन्डिंग करना ही नहीं है, तो अपने मॉलिक्यूल के साथ इसका बॉन्डिंग होता है, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, गुड शामी बेटा। मतलब कि जब उसको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, आप डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहते हैं? जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होने का मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, वो बहुत ज्यादा है। दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन कि उसी पर यूनिट वॉल्यूम में आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है। अब दो मॉलिक्यूल पास में है या दो मॉलिक्यूल दूर में है, वो किस चीज पे अफेक्ट करेगा? इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हैं उस पे अफेक्ट करता है। इसी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पे आपका इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे शामवी ने बताया ट्रूली कि इंट्रामॉलिक्यूलर तो वो खुद मॉलिक्यूल में ही है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द अदर मॉलिक्यूल्स इज गोइंग अपार्ट or it is coming closer, it will not have any effect. Okay? हाँ, बस ये है कि अगर ये OH इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो क्या ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन नहीं बनाएगा? बताइए बेटा। ये इंट्रामोलिकुलर बना रहा है ना, तो क्या ये इंटरमोलिकुलर नहीं बनाएगा? नो मैम। हाँ, इंटरमोलिकुलर भी बना सकता है बाहर वाले के साथ। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में रहता है। ऑक्सीजन तो वाटर के पास है तो बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ भी बना सकता है। ठीक है, बस ये कंडीशन है कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन रही है तो क्योंकि आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि अगर
ये बात बोल रहे हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे HCH बेंडिंग वाइब्रेशंस होती है, ये वीक बैंड होता है और 1440 और 1220 पर सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में आता है, लेकिन ये ब्रॉड पीक होती है और डिफिकल्ट होती है आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपका वही 1260 के रेंज में आता है। जो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? टर्शरी मतलब जो ऐसे कार्बन पे अटैच्ड है जो तो 3 कार्बन से अटैच्ड है, अल्कोहल जो कि ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जिसपे ऑलरेडी 3 कार्बन प्रेजेंट, सेकेंडरी जिसपे 2, प्राइमरी जिसपे 1। अगर CO स्ट्रेच की बात करें तो टर्शरी से प्राइमरी जाने पे आपका वैल्यू बेंडिंग वाइब्रेशन कम होती जाती है और OH स्ट्रेच जो है आपका वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये दोनों ही आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में टर्शरी अल्कोहल्स सबसे, अगर CO स्ट्रेच की बात करें और कंपैरिजन आपका टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में दिया हुआ है, तो इसमें आपका सबसे कम वैल्यू आएगी प्राइमरी की, जबकि जो OH स्ट्रेच की बात करेंगे तो जस्ट रिवर्स होगा इसका। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी दे दिया जाता है क्वेश्चंस में आपके कॉम्पिटिटिव में कि क्या रिलेशन है इसमें। अब अगर केवल सेकेंडरी की बात करें, देखिए तो एक आपका साइक्लिक सेकेंडरी बनाया है, एक आपका एरोमेटिक बनाया है, बेंजाइलिक पे है, एक आपका अलाइलिक OH है। अब अगर एलाइलिक OH है या बेंजाइलिक OH है या साइक्लोहेक्साइल OH है, तो इसमें आपकी जो पीक होगी वो ऑलमोस्ट एक रेंज में ही है। देखिए प्राइमरी के केस में देखिए वो भी आपके एक रेंज में, भले ही आपका वो प्रोपरजाइल हो या फिर आपका बेंजाइलिक हो। डिफरेंस देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं? यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं इथर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इथर्स में आपका एक बॉन्ड होता है CO स्ट्रेच, COR। जो CO है इसमें बाकी सारी चीजें वही आएंगी, जो आपका sp3CH आता है, CH2CH3 आता है, बस जो CO स्ट्रेच आपका आता है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और वो 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। इथर आप इजीली पहचान सकते हो कि इसमें कहीं पे भी आपका CO और OH नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका OH डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है और C डबल बॉन्ड O नहीं है, इसलिए आपकी वो पीक एब्सेंट रहती है। जहां पे भी ये नीट लिक्विड या KBr पेलेट दिया हुआ है, मतलब ये सॉल्ट में किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है एनिसोल का, जो कि एरोमेटिक है। उस एरोमेटिक और एलिफेटिक की अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ आपके आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस के हैं। साथ में जो एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C है, इसके लिए भी आपको डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि जो CO स्ट्रेच है आपका, जो 12 लगभग 1100 के लगभग आपका आता है, वो दोनों में आएगा। क्योंकि जब आप केवल यहाँ पे 2 स्पेक्ट्रा मैंने खोला है तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो CO स्ट्रेच है वो एलिफेटिक के केस में आपके इस रीजन में आ रहे हैं 1300 के, और जो पीक आ रही है वो ऐसी आ रही है, जबकि ये थोड़ा सा 1200 के रेंज में आता है एरोमेटिक का, और आपकी जो पीक है वो 1200 के रेंज में पीक थोड़ी सी शार्प है। लेकिन जब इंडिविजुअल कंपाउंड का आप स्पेक्ट्रा एनालाइज करते हो तो यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द एग्जैक्टली इन दिस लेवल कि स्पेक्ट्रा इतना थिक आएगा या इतना थिन आएगा, बट स्टिल इफ वी हैव सीन समवेयर, तो वो हमारे माइंड में रहता है कि अगर स्पेसिफिकली इन दोनों में डिफरेंस आ गया, अगर 4 मॉलिक्यूल दिए उसमें एक इथर है, ईस्टर है, वो है,
तो भले ही आप अगर इंडिविजुअल वो चीज ना पॉइंट आउट कर पाओ कि कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन दे दिया जाता है तब आप उसको पॉइंट आउट करने में एबल रहते हैं। साथ में ये जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, ये भी डिफरेंशिएट करने का आपका एक अच्छा टूल है। तो ये आपका CO था, मतलब इथर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये देखने के बाद में कि अगर आपके डाई अल्काइल्स, एराइल इथर्स, विनाइल इथर्स, इपॉक्साइड्स और एसिटल्स होते हैं जो कि इथर के ही कंडीशंस है, उसमें जो स्ट्रेचिंग होती है वो धीमे धीमे जैसा आपका बनाया है उसमें इंक्रीज करता जाता है। मतलब डाई अल्काइल्स, फिर एराइल इथर्स, विनाइल इथर्स, ये इंक्रीज करेंगे। एराइल और विनाइल इथर्स जो होते हैं उनकी जो पीक आती है वो लगभग 1220 पर सेंटीमीटर तक आ जाती है। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूल के बाद इस इथर में रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है। देखिए जैसा कि साफ साफ दिखा रहा है कि अगर रेजोनेंस होती है तो ऑक्सीजन और जो बगल वाला कार्बन है उस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर आएगा, फटाफट बता दीजिए। अगर कोई पहले सिंगल बॉन्ड था और अभी उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, जैसे कार्बोनिल के केस में पहले डबल बॉन्ड था फिर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता था, वैसे ही इथर में अगर रेजोनेंस हो रही है और सिंगल बॉन्ड पहले था लेकिन अभी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है यस मैम, बढ़ जाएगी। तो अगर कोई इथर ऐसा है जो रेजोनेंस साथ में कॉन्जुगेशन में है किसी के साथ में, तो उसमें आपकी वैल्यू CO की वो इस बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। जबकि जो रेजोनेंस नहीं कर रही है, नॉर्मल नो रेजोनेंस वाला मॉलिक्यूल है, तो उसमें 1120 के रीजन में आता है। जैसे मैंने बताया कि आप डाई अल्काइल, एराइल, विनाइल, इपॉक्साइड और एसिटल्स पे जाते जाते हो, तो आपकी जो स्ट्रेचिंग बैंड की वैल्यू है वो धीमे धीमे इंक्रीज करती है, लेकिन जो एसिटल्स और कीटल्स होते हैं वो आपका उसमें वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। एसिटल्स और कीटल्स जो होते हैं आपके, ये OH, आपको पता है एसिटल और कीटल क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाया है। किसी को पता है एसिटल्स और कीटल्स क्या होते हैं? बताइए बेटा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। बताइए बेटा। एसिटल्स और कीटल्स तो मैम दिख रहा है यहाँ ग्राफ में एक ही। नहीं, वो तो दिख रहा है, लेकिन आप सुने हैं एसिटल के बारे में? एसिटल क्या होता है? नो मैम, नाम तो सुने, याद नहीं। नाम सुने हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, अगर उसमें आप रिएक्शन करा दे, जो C डबल बॉन्ड O है उसमें आप COR हो जाए, तो दैट इज द एसिटल। अगर वहां पे RC डबल बॉन्ड हो क्या रहा है, ये पहले आपका RC डबल बॉन्ड OH था, ठीक है, अब आपका आकर के एक OR लग गया, तो ये आपका क्या हो गया, और कब कैसे आकर के लगा, किसी को भी याद नहीं आ रहा एसिटल क्या होता है? जो बच्चे हायर उसके हैं वो बताइए बेटा। अभी भी नहीं याद आ रहा है? मैंने बताया कि एल्डिहाइड से आकर के रिएक्ट करता है कुछ, एल्डिहाइड या कीटोन से। याद नहीं आ रहा मैम, लेकिन पढ़े हैं ये। ठीक है,
कोई तो बताइए। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, मान लीजिए उनको नहीं याद आ रहा है। क्या बात है, सब एकदम शांत हो गए हो आज? नहीं बोलेंगे आप लोग? एमएससी को तो मैंने कार्बोहाइड्रेट पे भी पढ़ाया है, Yes, ma'am. एसिटल्स। नहीं ध्यान आ रहा है? Exact पता नहीं। हाँ, नहीं मैम, याद नहीं आ रहा। चलिए। अभी मैंने आपको बोला कि एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करा दें अगर अल्कोहल से, तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो एक आपका आकर के लग जाएगा तो वो हेमी एसिटल हो जाएगा, OR एक ही लगेगा। दोनों आकर के लग जाएंगे आपके तो वो आपके बन जाएगा एसिटल। तो हेमी एसिटल या एसिटल एल्डिहाइड के केस में बनता है, और हेमी कीटल या कीटल कीटोन के केस में बनता है। मतलब आपके अगर अल्कोहल्स आकर कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो एसिटल्स या कीटल बनते हैं। ये जो इपॉक्साइड है ये साइक्लिक है, स्ट्रेनस है, इसलिए इसका जो वीक रिंग स्ट्रेचिंग बैंड आता है और इसकी जो रेंज है ये 1280 से 1230 सेंटीमीटर इनवर्स तक आती है। जबकि जो आपका एसिटल और कीटल है ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड देते हैं और लगभग 4 से 5 बैंड देते हैं। जबकि ये जो 4 से 5 बैंड होते हैं ये आपस में मिक्स्ड रहते हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्ट्रेचिंग कैसे आती है। क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्ट्रेचिंग होती है इसमें आपके कार्बोनिल से लेकर के अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारा का सारा रेंज होता है। अब किस चीज पे आपका जो कार्बोनिल ग्रुप का वैल्यू है वो डिपेंड करता है। जो ओवरऑल कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग बहुत इंटेंस पीक आती है और वो 1650 से 1850 के बीच में आती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीक आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की ही आती है। जब हम लोग ये देख रहे थे कि स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कैसे करते हैं IR से, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को देखने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप का ही प्रेजेंस करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वैल्यू 1850 से 1650 के बीच में आ रही है, ठीक है, तो मतलब वो कार्बोनिल है। लेकिन वो कार्बोनिल में साथ में कौन कौन सी पीक है, जैसे CH की पीक आ रही है कि नहीं, OH के साथ में पीक आ रही है कि नहीं, NH के पीक आ रही है कि नहीं आ रही है, OR की पीक आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सब को देखते हुए CO के साथ में आप ये डिसाइड करते हो कि जो आपकी पीक है वो आपकी एल्डिहाइड की है या फिर कीटोन की है या ईस्टर, एसिड, अमाइड और इन सब की। तो ये आप रेंज देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर अगर है मतलब OR, एनहाइड्राइड मतलब कि COO, एसिड क्लोराइड मतलब आपका COCl, एनहाइड्राइड मतलब आपका सेकेंड बैंड जो एनहाइड्राइड का आता है, ठीक है, तो किसमें दो है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड ये दोनों एल्डिहाइड या कीटोन हो उससे राइट साइड में है, वैल्यू कम है। जबकि ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड और दूसरा एनहाइड्राइड का बैंड ये सब लेफ्ट साइड में। इसका रीजन कोई बता सकता है? सीधे सीधे हाँ, रुको बताइए बेटा। क्या मैम क्वेश्चन था? कि जब OH और NH2 लगा हुआ है कार्बोनिल पे तो Yes, इसकी ma'am. वैल्यू आपकी एल्डिहाइड कीटोन से कम क्यों आ रही है? आप वैल्यू देख रहे हो ना, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमाइड है, ये इनकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, कम आ रही है एल्डिहाइड कीटोन से
यस मैम। क्यों? मैम कार्बोक्सिलिक एसिड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें होगा? अभी ये कार्बोक्स आपको पता है कि एसिड में और अमाइड में कौन से बॉन्ड का हम आईआर की बात कर रहे हैं? सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ की बात कर रहे हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड किसमें बोल रही है रूपम आप? रूपम बेटा, कोई बात, जो बोल रहे हो आप खुल के बोलो। इस इंटरेक्शन से आपको कुछ पता ही चलेगा। मैम हाँ बोलिए सुमे बेटा। मैम कार्बोक्सिलिक में OH का जो स्ट्रेचिंग होगा उसके कारण ये C डबल बॉन्ड O इफेक्ट करेगा और अमाइड में NH का स्ट्रेचिंग के कारण थोड़ा इफेक्ट आएगा। देखिए OH और NH की अगर स्ट्रेचिंग की बात करें तो वो तो अलग आएगी। वो ग्रुप CO पे क्या इफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से CO की स्ट्रेचिंग का जो वो है रेंज है वो इधर उधर होगा। जो CO, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये क्लियर है ना कि जो OH का आपका अलग से एक वाइब्रेशन है, उसके लिए अलग से पीक आ रही होगी, और NH का एक अलग से वो होगा, वो अलग से पीक आएगी। वो CO के साथ नहीं कोई भी कपल कर रही है। हाँ, लेकिन एज अ ग्रुप OH ग्रुप और NH ग्रुप कुछ ओवरऑल ग्रुप इफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कर सकते हैं ऑन CO, जिसकी वजह से जो C डबल बॉन्ड O है उसकी वैल्यू घट जा रही है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते। हाँ आप बताइए क्या बोल रहे थे बेटा? मैम हम बोल रहे थे कि एल्डिहाइड कीटोन में सी डबल बॉन्ड परमानेंट डबल बॉन्ड रहेगा दोनों के बीच में, वहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब हटेगा नहीं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस करेगा तो वहाँ पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, जिसके कारण वीक बॉन्ड हो जाएगा, वो फोर्स हाँ तो वीक होगा। बस यही है, बस यही है। ठीक है कि आपका जो CO है ना, और तो जो ये रेंज है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका, इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आपके जो वैल्यू है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जो CO डबल बॉन्ड है वो आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगी। तो आपका जो CO की वैल्यू है जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा था, जब बॉन्ड वीक हुआ CO का तो आपका K की वैल्यू कम हुई, K की वैल्यू कम हुई तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। ठीक है, अब अदर वे देखते हैं। यस मैम। अब अदर वे देखते हैं कि आपका सबसे पहला इधर दिया है ईस्टर, ईस्टर में आपका OR है, तो OR पे क्यों नहीं लग रहा है ये, कोई बताएगा? क्योंकि OR मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके लिए नहीं लगता। तो वो इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेगा, तो इसके लिए वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर CO पे डेवलप नहीं कर पाता है OR। देखिए ऑक्सीजन तो उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा, यस मैम। है कि नहीं है? यस मैम। क्या बोल रहे थे मैम, कौन सा क्वेश्चन? मैं ईस्टर की बात पूछ रही थी कि ईस्टर में क्यों ज्यादा है। CO में COOR जब लगा है तो क्यों CO की ज्यादा हो जा रही है, जबकि OH और NH2 लगा है तो कम हो जा रही है? मैम OR का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से शायद, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, तो उसका मींस कि उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्ट्रांग होता है ज़्यादा और लगने के बाद, मतलब OR या फिर Cl ये सब लगने के बाद वो कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाता है, ऐसे करके कुछ।
देखिए यहाँ पे दो इफेक्ट की बात हम ड्राइंग करेंगे। इफेक्ट हाँ बोलिए सुमित। वो डोनेटिंग इफेक्ट करेगा ना, डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अब मैं बता रही हूँ होता क्या है। यहाँ पे तीन इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं, इसमें देखिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीन की ही वजह से जो आपकी आईआर की शिफ्टिंग है ये आपकी घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है। सी डबल बॉन्ड ओ पे जो ऑक्सीजन है वो आपका बॉन्ड जो अगर खींचेगा तो ओ पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो एज इंटैक्ट बॉन्ड अगर हम ले रहे हैं तो उसके बगल में जो अगर लोन पेयर वाला है और वो लोन पेयर ऐसा है कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लगा है तो वो क्या करेगा, वो खींचेगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के बगल में जो लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है आपका, वो रेजोनेंस कर रहा है। उस रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, जो कार्बोनिल का बॉन्ड है वो इधर आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बोनिल है वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। तो इसका जो रीजन है ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट है। जो अमाइड और एसिड के केस में लग रहा है ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घट रही है। के की वैल्यू घट रही है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घट रही है। अब आते हैं आपके ईस्टर्स पे। ईस्टर्स पे क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे अगर तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, वहां पे नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है। लेकिन अंतर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ईस्टर है वहां पे OR लगा हुआ है। जैसे कि अभी आप उन्होंने बोला, शामवी ने क्या बोल रहे थे शामवी, कि ये इलेक्ट्रॉन मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा इससे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, तो वो तो दूसरे में भी कर रहा था, लेकिन वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा था। यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो R ग्रुप लगा है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी ग्रुप है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उस पे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, भले ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से जो आपकी CO की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सिर्फ CO की फ्रीक्वेंसी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ईस्टर्स के केस में बात कर रही हूँ कि ईस्टर्स के केस में आपका ये इफेक्ट डोमिनेट कर जा रहा है। ठीक है, तो CO की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जा रही है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया। देखिए ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और COOR, उसका हम डिफरेंस देख रहे हैं। एक O पे H लगा है, एक O पे R लगा है, सिर्फ इसका डिफरेंस है। एक पे रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट किया, ऑब्वियसली हाइड्रोजन लगा है ऑक्सीजन